आज आपका हिंदी का पेपर था। बहुत ही आसान पेपर आया था। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो निश्चित रूप से 30 में से जो भी 20 प्रश्न आए हैं, इसमें कितने हैं 31, 35, 1, 2, 3, 4, लगभग 20 प्रश्न हैं, तो शायद ही कोई प्रश्न आपका गलत हुआ होगा। फिर भी अगर किसी ने पुराने वीडियोस नहीं देखे, कल जिनका पेपर है वापस एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत ही खास बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और सबसे पहले 31 पे पहला प्रश्न है। देखो, हिंदी वाले में साइकोलॉजी के प्रश्न थोड़े इसलिए भी टिपिकल हो सकते हैं क्योंकि इसमें केवल हिंदी में आते हैं, इंग्लिश नहीं है। और जब तक इंग्लिश नहीं है, साइकोलॉजी, इंग्लिश तो साइकोलॉजी की जान है। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कोई शब्द ऐसा हो जो आपको हिंदी में नहीं आए तो मैं आपको उसको बताऊंगा। तो मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई सवाल था इसमें। बहुत आसान पेपर है ये। सबसे पहले 31 का प्रश्न देखिए। मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य को, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व को, तीसरा ऑप्शन है समायोजन को, चौथा ऑप्शन है चिंतन को। तो मेंटल हेल्थ का ये सवाल था। मानसिक अस्वस्थता किसको प्रभावित करती है? बहुत सिंपल बात, सभी को करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न 31 के बाद फिर 35 पे चलिए। अब इसमें ये भी लफड़ा इधर है। ओके, 35 का प्रश्न देखिए। उद्दीपन किसे कहा जाता है? आश्रय के शरीर विकारों को, शारीरिक चेष्टाओं को, रतिभावों को, विषय की बाहरी चेष्टाओं को। तो हालांकि ये हिंदी का प्रश्न हो सकता है, पर कौन जाने साइकोलॉजी में इसको इन्होंने मान लिया हो। तो सही जवाब है शारीरिक चेष्टाओं को। ये हिंदी का है एक्चुअली। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है 39 पे चलिए। 39वां प्रश्न है। कितनी बार हमने आपको बोला है, कितनी बार हमने आपको बताया है, निम्न में कौन सा आईसीटी के बारे में सही नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा आईसीटी के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, आईसीटी आधुनिक शिक्षण का एक भाग है। शिक्षण का एक भाग नहीं है। दूसरा, शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शिक्षक के शारीरिक श्रम को कम करता है। यह बात थोड़ी सी तो सही है, पर शिक्षक का शारीरिक श्रम इंपॉर्टेंट नहीं होता, शिक्षक का तो मानसिक श्रम इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, आईसीटी शिक्षक का एक विकल्प है। याद है आपको कितनी बार हमने बताया अपने वीडियोस में कि आईसीटी परिशिष्ट है, पूरक है, विकल्प नहीं है। कितनी बार सीटेट में आया था, याद है ना आपको? विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। यानी टीचर की जगह केवल प्रोजेक्टर से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना, तो टीचर तो जरूरी है। तो ये भी नहीं होगा। आईसीटी शिक्षण को प्रभावी बनाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आईसीटी शिक्षण को प्रभावी बनाता है। जिन बच्चों ने चौथा ऑप्शन किया है उनको मैं बधाई देता हूं। नेक्स्ट 40 का देखिए। अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन क्या है? पहला ऑप्शन है कला प्रकृति का अनुकरण नहीं है, पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है, अनुकरण एक कृत्रिम प्रक्रिया है। चौथा, अनुकरण के संबंध में अरस्तु और प्लेटो के मत समान है। तो सीधा सा देख लें, अनुकरण में हम पुनर्प्रस्तुतिकरण को महत्वपूर्ण मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है। मैं रास्ते में कहीं हूँ, रास्ते में कहीं से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ इसको। बाकी पेपर है भी इतना आसान कि आपको दिक्कत आएगी नहीं कोई। 46 के बाद फिर 53। इधर चलना पड़ेगा शायद 53 में। ओके, अच्छा 46 आ गया ना। हाँ, वो 45 था, अब 46। 46वां देखिए। शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन उपयुक्त हैं? पहला है विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होते हैं, हेल्पफुल हैं? बिल्कुल है साहब। अनुदेशन विद्यार्थी तक अच्छी तरह पहुंचाने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है साहब। सहायक सामग्रियां हेल्प करती है ना। तीसरी बात, विद्यार्थियों के मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने में बिल्कुल सहायक है, और अधिगम को इंटरेस्टिंग बनाने में तो है ही। तो सही जवाब ए, बे, से, दे। आपने क्लू देखा? लगभग इतने आसान प्रश्न जब आते हैं तो सारे विकल्प सही हो रहे हैं इसमें। पता नहीं क्यों बनाया उन्होंने ऐसे पेपर कि ए, बे, से, दे सभी सही। ओके, 46 के बाद फिर 53 पे चलेंगे। 53, 51, 52, 53। ओके, 53वां प्रश्न देखिए। शिक्षण प्रतिमान एवं प्रतिपादक का सही युग्म है। कितना आसान है। अगर आपने मेरे पिछले 5 या 4 वीडियो देखे हैं तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। सोचिए, आप हमारी बुक पढ़ी है तब तो कमाल पहले से ही हो गया होगा। आलपोर्ट भूमिका निर्वाह नहीं, आपको पता है भूमिका निर्वाह प्रतिमान किसका था? फेनिसेप्टल जार्ज सेप्टल बताया था हमने आपको।
ग्लेजर प्रदत्त संगठनात्मक, देखो प्रदत्त संगठनात्मक प्रतिमान तो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल है, अशोबेल का है। ग्लेजर का तो बुनियादी मॉडल है, आधारभूत मॉडल है। रिचर्ड सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान कितनी बार बता चुके हैं, ये राइट आंसर है। जीन पियाजे का संप्रत्य उपलब्धि नहीं है, संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान तो किसका है, जेरोम एस ब्रूनर का है, लिहाजा 53 में तीसरा राइट आंसर है। 53 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, हो सकता है कल कोई बात आ जाए इसमें से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं जो बातें बता रहा हूँ अगले अगले पेपर में वो मिल रही हैं आपको हूबहू, ठीक है ना। तो जॉर्ज सेप्टल, फेनी शेप्टल का नाम याद रखना, रोल प्लेइंग दिया है उन्होंने। एडवांस ऑर्गेनाइजर अशोबेल तो आप जानते ही हो। ग्लेजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान दिया है, बेसिक, इंग्लिश में भी आ सकता है, बेसिक अनुदेशन प्रतिमान दिया है, ठीक है। रिचर्ड सचमैन इसमें आ ही चुके हैं। और संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान जेरोम एस ब्रूनर का है। ओके, 53 के बाद फिर अगला सवाल है 56। कितना प्यारा सा प्रश्न है, आपको पता है सॉरी। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है जनसंचार, संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला, संप्रेषण का माध्यम। तो हम आपको बता चुके हैं, सबसे पहले सेंडर होगा, फिर मैसेज है, कोडिंग है, चैनल है, लास्ट में रिसीवर है, या फिर फीडबैक है तो फीडबैक है। तो इसमें प्रथम तत्व पूछा है तो भेजने वाला है सेंडर, सेंडर दूसरा ऑप्शन राइट होगा। ये तो मेरे ख्याल से आपने सबने सही किया होगा जिन्होंने हमारा मैराथन वाला वीडियो देखा है। तो जो नए बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, सुन लें, आप चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो इसको रोक के, क्योंकि ये भविष्य में भी आपको इतनी मदद देने वाला है। जिस तरह से हमारे बच्चे इस बार हर एक प्रश्न को सही कर रहे हैं साइकोलॉजी में, तो आप भी ऐसा ही करोगे। नए बच्चों सुन लो। ओके, 56 हो गया। उसके बाद 76 56 के बाद अगला प्रश्न है 76, और वो है नीचे कुछ, कितनी बार हमने आपको बोला, याद है आपको कितनी बार हमने आपको बोला था कि जीन पियाजे ने प्रयोग किस पर किया, अपने बच्चों पर, थोंडाइक ने किस पे किया, बिल्ली पर। तो वही वाली बात आ गई ना, थोंडाइक। इसमें युग्म दिए गए हैं और प्रयोग करने वाले दिए गए हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है हमको आंसर बताना था। थोंडाइक ने बिल्ली पर किया, पेवलोव ने कुत्ते पे किया, स्किनर ने चूहे और खरगोश पे किया, पर कोहलर ने कबूतर पे नहीं किया। कबूतर पर तो स्किनर ने किया था, स्किनर ने चूहे और कबूतर पे किया, ठीक है ना, पिजन बॉक्स बनाया था, याद है ना आपको। कोहलर ने तो सुल्तान चिंपैंजी पे किया था। तो 76 में फोर्थ राइट आंसर है। 76 के बाद अगला सवाल है 78। 78 है, निम्नांकित में कौन सा सिस्टम का समष्टिज है, मतलब सिस्टम में क्या इंक्लूड है, प्रणाली में क्या इंक्लूड है। तो पता है सबको, इनपुट, प्रोसेस, एनवायरनमेंट और आउटपुट, चारों ही बातें हैं। अदा, प्रदा, प्रक्रिया, पर्यावरणीय संदर्भ, चारों ही हैं। तो यहां भी फिर ABCD हो गया। तो तीसरा राइट आंसर है ABC एवं D। उसके बाद आता है आपका 85 का। देखिए कितनी बार बताया आपको, याद है ना। आइसबर्ग का नाम आए तो आंख बंद करके सिगमंड फ्राइड साहब का नाम लिख देना। सिगमंड फ्राइड, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हमको एलर्जी टाइप कुछ है, तो ऐसे बोलने में दिक्कत आ रही है, आप उसको फील ना करें। सिगमंड फ्राइड, आइसबर्ग किसने बोला, सिगमंड फ्राइड, याद है ना। 1/10 जो दिखता है वो तो चेतन है, उस हिमशिला के समान है हमारा मन, जिसका असली संसार तो 9/10 है, और वो अंदर वाला 9/10 ही जहाज को डुबोता है। जो बाहर दिख रहा है 1/10 वो चेतन है, ऐसा बोलने वाले सिगमंड फ्राइड। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। इसको बोलते हैं टोपोग्राफिकल मॉडल। टोपोग्राफिकल मॉडल याद रखना, टोपोग्राफिकल मॉडल, स्थलाकृति मॉडल। तो स्थलाकृति मॉडल किसने दिया, हम बोलेंगे जीन पियाजे ने दिया। स्थलाकृति मॉडल क्या है, जिसमें जीन पियाजे ने मन को चेतन, अवचेतन और अचेतन 3 भागों में बांटा, वो स्थलाकृति मॉडल है, याद रखना। डायनेमिक मॉडल भी जीन पियाजे ने दिया, मैं जीन पियाजे क्यों बोल रहा हूँ, सिगमंड फ्राइड ने दिया। स्थलाकृति भी सिगमंड फ्राइड ने दिया, ठीक है। और स्थलाकृति में चेतन, अचेतन और अवचेतन 3 हैं। और डायनेमिक मॉडल भी सिगमंड फ्राइड ने दिया, जिसमें इड ईगो और सुपर ईगो हैं। अभी तक इड ईगो सुपर ईगो में बढ़िया प्रश्न नहीं आया, देख लेना। मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात आ सकती है, आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि यह करो यह ना करो किससे संबंधित है, यह करो यह ना करो किससे संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा सुपर ईगो। आपको पता है ना, सुपर ईगो के 2 भाग किए,
सिगमंड फ्राइड ने, मेरे पुराने वीडियोस को देख लेना आप, ठीक है ना। तो यह करो, ये ना करो आ जाए तो ईगो नहीं करना, सुपर ईगो करना है। ओके, उसके बाद अगला सवाल है ऑप्शन, मतलब सवाल नंबर 89 का प्रश्न देखिए। निर्मितवाद रचनावाद, कितने प्रश्न आ रहे हैं इसमें पता है ना आपको। निर्मितवाद रचनावाद उपागम के अनुसार कौन सी अधिगम की दशा नहीं है? तो बहुपरिप्रेक्ष्य, बिल्कुल। मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को समझेंगे। सामाजिक पारस्परिक सहमति, बिल्कुल मिलके करेंगे। अब सवाल उठता है पहला और चौथा। पहला है जटिल अधिगम वातावरण, चौथा है अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व। तो चौथा होता है, यानी निर्मितवाद में ज्ञान का निर्माण तो बच्चा खुद करेगा, अपने मस्तिष्क में करेगा, अध्यापक हस्तांतरण नहीं करेगा। लेकिन ये बात तय है, पुख्ता है, पक्की है कि अध्यापक फैसिलिटेटर होगा तो फैसिलिटी तो देगा ना, पर फैसिलिटी तो तभी देगा जब अध्यापक को खुद मास्टरी हो सब्जेक्ट पे, ठीक है ना। तो अध्यापक की मास्टरी जरूरी है और जटिल वातावरण नहीं होता। हमेशा निर्मितवाद में कक्षा का वातावरण बहुत सरल रहता है, उत्प्रेरक वातावरण रहता है, सरल रहता है। तो जटिल वातावरण इसका आंसर होगा, ये नहीं है। अच्छा, नहीं है में ध्यान रखना, मैं खुद उस दिन बता रहा था मैं आपको, सेल्फ इमेज सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला है ना, तो मैंने नीचे वो कमेंट डाल दिया, आप देख लेना उसको, कि उसमें पूछा था सेल्फ इमेज सेल्फ कॉन्सेप्ट में कहाँ किससे संबंधित नहीं है। तो नहीं है तो उसमें जो चौथा ऑप्शन था ना, आकस्मिक नहीं होता। आपको पता है सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आपके अपने रीट में एक प्रश्न आया था ना, इसका पर्सनैलिटी का, ठीक है ना। तो पर्सनैलिटी का प्रश्न आया था, मतलब स्थायित्व होता है। तो वैसे ही यहाँ ध्यान रखना है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट भी परमानेंट होता है, स्थायित्व लिए होता है, आकस्मिक और अचानक नहीं होता। तो वो चौथा जो था ना, एकाएक अचानक, क्या था उसमें, वो उसका सही जवाब होगा। मैंने कमेंट में डाल दिया था पिछले वीडियो में। एक पिछले वीडियो में अनुदेशनात्मक प्रणाली की अवस्थाओं पर प्रश्न आया था, तो वो हमारी बुक में है, ठीक है ना। और वो 5 जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा, कौन जाने अब की बार आपको पूछ लें, फिर मैं भूल जाऊंगा, यहीं पे बताता हूँ। तो याद रखना इस बात को कि अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछ लें, अनुदेशनात्मक प्रणाली के चरण या अनुदेशनात्मक प्रणाली की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, स्टेजेस, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम की क्या क्या हैं, तो याद रखना पहली अवस्था है उद्देश्यों का निर्माण। पहली अवस्था क्या है? उद्देश्यों का निर्माण। पहली अवस्था है उद्देश्यों का निर्माण, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्माण। दूसरा चरण, दूसरी अवस्था, दूसरा स्टेप है विद्यार्थियों के प्रविष्ट व्यवहार का पूर्वानुमान। विद्यार्थियों के प्रविष्ट व्यवहार का पूर्वानुमान मतलब बच्चा आपके पास आया है तो उसके पास क्या प्रायर नॉलेज है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री असेसमेंट। क्या बोलते हैं, आया था ना पिछली बार, प्री असेसमेंट ऑफ इंटरिंग बिहेवियर। तो पहला उद्देश्यों का निर्माण, डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रणाली उपागम के अनुदेशनात्मक प्रणाली के चरण। अनुदेशनात्मक प्रणाली याद रखना, प्रणाली उपागम में तो वही चीजें हैं जो हमने आपको बताई थी, ठीक है। अनुदेशनात्मक प्रणाली या इंस्ट्रक्शनल सिस्टम शब्द आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम या अनुदेशनात्मक प्रणाली, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला है उद्देश्यों का निर्माण, दूसरा है विद्यार्थियों के प्रविष्ट व्यवहार का पूर्वानुमान, तीसरा है प्रणाली का प्रारूप विकसित करना, तीसरा है प्रणाली का प्रारूप विकसित करना, डिजाइनिंग माफ करें, डेवलपिंग द डिजाइनिंग। यस, तो डिजाइनिंग डेवलपिंग दोनों शब्द आते हैं इसमें। डेवलपिंग द डिजाइनिंग तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप हम आपको बता दें, चौथा स्टेप है परिणामों का मूल्यांकन। चौथा क्या हो गया, परिणामों का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ आउटकम्स। और पांचवा है प्रणाली उन्नयन, प्रणाली में सुधार करना, इंप्रूवमेंट इन सिस्टम। तो पहला उद्देश्यों का निर्माण, दूसरा प्रविष्ट व्यवहार, विद्यार्थी का प्रविष्ट व्यवहार जो है ना उसका पूर्वानुमान लगाना, तीसरा प्रणाली के प्रारूप को विकसित करना, चौथा परिणामों का मूल्यांकन करना, और पांचवा प्रणाली उन्नयन ध्यान रखना लास्ट में आएगा। इंग्लिश में सुन लें एक बार, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम शब्द आएगा। क्या आएगा, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो पहला होगा डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा होगा प्री असेसमेंट ऑफ इंटरिंग बिहेवियर, तीसरा होगा डेवलपिंग द डिजाइन ऑफ सिस्टम, चौथा होगा इवेल्युएशन ऑफ आउटकम्स, और पांचवा होगा इंप्रूवमेंट इन सिस्टम। ओके, तो कौन सा प्रश्न था, कहां पे चले थे हम, हमारा हो गया था सवाल समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड, आइसबर्ग। हमने कितनी बार बोला है क्लास में, याद है ना, आइसबर्ग।
वो शब्द किसी बच्चे ने बोला कि सर हुबहू आपका चेहरा नजर आता है, तो ये इसलिए तो नजर आता है साहब, आइसबर्ग किसका है? ये सिगमंड फ्राइड साहब का है, सिगमंड फ्राइड का। ओके, अगली बात, और निर्मितवाद वाला प्रश्न मैंने आपको बता दिया। जटिल वातावरण नहीं होता, सामूहिक परस्पर सहयोग वाला वातावरण होता है, इसलिए इजी रहता है। 89 में सही जवाब एक होगा, क्या होगा? पहला ऑप्शन। उसके बाद अगला, चलिए 89 के बाद 97 पे, 97 इधर मिलेगा, तो 97 वाला है, किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, कौन सा सत्य नहीं है, इसमें भी गड़बड़ हो सकती थी। ठीक है, अब देखो, नैतिक निर्णय ज्यादा अमूर्त हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स और रूल्स को वो अडॉप्ट करता है, इवन निर्माण करता है। नैतिक नैतिक विकास में एक चीज याद रखना, जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत पहले दिया था, जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में, और कोहलबर्ग उनसे प्रभावित थे। कोहलबर्ग और पियाजे में एक ही फर्क है कि पियाजे के नैतिक विकास के अनुसार तो बच्चा नैतिक नियमों को का निर्माण करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, और कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक नियमों को वो डिस्कवर करता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को खोजता है, डिस्कवर करता है। तो अमूर्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीन पियाजे ने नैतिक नियमों को संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही तो परिभाषित किया है। अब 2 बचे, पहला दूसरा। दूसरा देखो, नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव और दबाव पैदा करते हैं, और पहला है नैतिक निर्णय कम स्व केंद्रित होते हैं। तो कौन सा सत्य नहीं है? बहुत ही टिपिकल सा प्रश्न है। तो देखिए, चौथा, अमूर्त होते हैं, ये सही बात है। अधिक संज्ञानात्मक हो जाते हैं, ये भी सही बात है। अब इन दोनों में आप अनुमान लगाइए, कम स्व केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड कम होते हैं, या फिर कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव पैदा करते हैं। तो ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक दबाव तनाव तो पैदा करते हैं साहब, पैदा करते हैं, बिल्कुल पैदा करते हैं, ये सही है। और सेल्फ सेंटर्ड कम हो जाते हैं। किशोर 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 में अहम केंद्रवाद पाया जाता है, अहम केंद्रवाद पाया जाता है, लेकिन किशोरावस्था में नैतिकता में ये कम भी हो जाता है। तो बोर्ड की इच्छा है, वो किसको मानेगा? कम मनोवैज्ञानिक। ओके ओके ओके, ये सही नहीं है। यस यस, तो देखो, नैतिक निर्णय सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचने लग जाता है, ना, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की तरफ चला जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न था, ये बात सही है। ज़्यादा अमूर्त हो जाते हैं, ये बात भी सही है। अधिक संज्ञानात्मक हो जाते हैं, ये बात भी सही है। कम दबाव नहीं करते साहब, मनोवैज्ञानिक दबाव तो ज़्यादा पैदा करते हैं। किशोर तनाव दबाव का सामना तो ज़्यादा करता है, मैं दूसरों के लिए क्या कर रहा हूँ, समाज के लिए क्या कर रहा हूँ, तो स्ट्रेस तो उसको रहेगा। ये बात गलत है, इसलिए ये आंसर है, क्योंकि दबाव ज़्यादा होता है और ये बता रहे हैं कम होता है। ओके, चलिए, इसका मतलब ये नहीं साहब आप ये बोलोगे साहब किशोरावस्था में इगोसेंट्रिज्म नहीं होता क्या? वो तो होता है, एरिक्सन एलकाइंड की बातें हैं ना, लेकिन यहां ध्यान रखना है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 97 के बाद अगला है 105, 107, 105। चलिए, इधर मिलेगा 105, 105 वाला। कितनी बार ये परिभाषा आपने, मुझे नहीं लगता कि साइकोलॉजी में जिसने पढ़ना शुरू किया उसने परिभाषा नहीं पढ़ी होगी। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो साहब की परिभाषा है, किसकी है? क्रो एंड क्रो की। 105 के बाद अगला सवाल 107 का है, और 107 वाला भी बहुत अच्छा सा सवाल है। सुमेलित करना है, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद वाइगोत्स्की का है साहब, किसका है? वाइगोत्स्की का। तो 2 नंबर। नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पे बहुत आसान था, कोहलबर्ग का है। संज्ञानात्मक विकास बहुत आसान था, पियाजे का है। और मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्राइड का। देखो, ऐसी आकृति पहले भी पेपर में बनी थी कभी, है ना, तो कैसे कैसे क्लू आते हैं। तो लिहाजा सही जवाब हो गया 2 1 4 3। 2 1 4 3 राइट आंसर है, जो दूसरे में है 2 1 4 3। क्या है? 2 1 4 3। ओके, 107 के बाद अगला 117, 123। 117 पे चलते हैं, 117 का इधर है, और वो है शिक्षक स्कूल के छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। ओके, कक्षा में शिक्षक जो कहता है करता है, छात्र उसका अनुकरण करते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम, बेंडूरा मॉडलिंग, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब वही वाली बात है, इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं है यहाँ पे, क्या करें हम। प्रतिधारण, उत्पादन, अवधान या अभिप्रेरणा। तो देखो, ये 3 जो चीज़ें हैं ना, अवधान अटेंशन, प्रतिधारण रिटेंशन, उत्पादन रिप्रोडक्शन, और अभिप्रेरणा मोटिवेशन, है ना।
कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है, छात्र उसका अनुकरण करते हैं, इसलिए छात्र भी क्या कर रहे हैं, उसका वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ इसका सही जवाब मेरे हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर 2, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, क्योंकि अवधान ध्यान से देखा उन्होंने, फिर रिटेन किया, फिर वैसा ही किया, वो रिप्रोडक्शन है। और मोटिवेशन तो जरूरी है, पुनर्मिलन जरूरी है। तो तीसरा ऑप्शन रिप्रोडक्शन। अटेंशन याद है ना आपको, बेंडुरा का जो पुल वाला ब्रिज वाला सिद्धांत है, ध्यान रखना उसमें 4 स्टेप है, अटेंशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिप्रोडक्शन और चौथा मोटिवेशन। ठीक है। 117 के बाद अगला देखिए 123, और 123 में कितना बढ़िया सा प्रश्न है। जनसंचार का माध्यम है। याद है हमने आपको बताया था मेरे उस वीडियो मैराथन में मैंने बताया था कि व्यक्तियों की संख्या के आधार पर 4 प्रकार। पहला है सेल्फ कम्युनिकेशन, अंतः संप्रेषण, आत्म संप्रेषण, व्यक्तियों की संख्या 1। दूसरा अंतर व्यक्तिक संप्रेषण, आमने सामने का संप्रेषण, जनरली व्यक्तियों की संख्या 2। और तीसरा समूह संप्रेषण, किसी ग्रुप का। और चौथा मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन, जनसंचार। तो चौथे के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। इंटरनेट आया ना यहाँ पे, जनसंचार का माध्यम है, आकाशवाणी भी है, इंटरनेट भी है, दूरदर्शन भी है, उपयुक्त सभी है, अनलिमिटेड है सब। अगला सवाल 123 के बाद 124 है, इधर मिलेगा 124। 124 संवेगात्मक। 124 का सवाल देखिए, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व है। बुद्धि लब्धि, नो। इमोशनल अवेयरनेस, बिल्कुल। संवेगात्मक सजगता, संवेगात्मक नियंत्रण, बिल्कुल। अभिक्षमता, नहीं। तो ए और डी नहीं है साहब, बी और सी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल बी और सी जो दूसरे में है। तो संवेगात्मक बुद्धि में याद रखना, फिर आप संवेगात्मक बुद्धि में अभिक्षमता का कोई काम नहीं है, बुद्धि लब्धि आईक्यू का कोई काम नहीं है, संवेगात्मक सजगता और नियंत्रण का काम है। नेक्स्ट 124 के बाद फिर 130, 130, ओके। निम्नलिखित में कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग में व्यक्तिगत जवाबदेही तो होती है साहब, आप ये नहीं कह सकते सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं तो मैं जिम्मेदार नहीं होनी, तो फिर उसका आशय ही खत्म हो जाएगा। तो व्यक्तिगत जवाबदेहिता होती है, आमने सामने की अंतःक्रिया होती है, सकारात्मक अंतर्निर्भरता होती है, व्यक्तिगत संप्राप्ति एक तरीके से होती है पर एक तरीके से नहीं होती, सेल्फिश नहीं है वो, सबके साथ है। तो चौथे के साथ हम जाएंगे यहाँ पे। 130 के बाद अगला प्रश्न है 136, 136। उससे पहले 133 आ गया। 133 कंप्यूटर समर्थित अधिगम CAL के बारे में क्या सही नहीं है। पहला, कंप्यूटर इसका महत्वपूर्ण अवयव है, बिल्कुल है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है, ये बात गलत है। शिक्षक को प्रभावी बनाता है अधिगम, कितना आसान पेपर है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 में। अब 136 पे चलिए। 136 4 प्रश्न और हैं, अब तक आपके पूरे में से पूरे आए होंगे, ठीक है ना। 100 जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। 136 के बाद 138, 136 ओके। 136 बहुत अच्छा प्रश्न था। 136 देखिए, चलिए साहब। कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। नीचे दिए गए हैं, जो नीचे दिए गए हैं, लेकिन क्रम व्यवस्थित नहीं है, कोड के अनुसार व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो पहला है प्रतिक्रिया सिद्धांत, दूसरा है संरचना, तीसरा साइक अवलंब प्रणाली, चौथा सामाजिक प्रणाली। आपको याद है हमने आपको बताया था कि टीचिंग मॉडल के जो तत्व हैं उनमें पहला होगा फोकस केंद्र बिंदु, सुन लेना अगले में काम आ जाएगा। फोकस केंद्र बिंदु, जिसमें प्रतिमान का उद्देश्य छिपा रहता है, जिसमें जो प्रतिमान के उद्देश्य के बारे में है और बहुत महत्वपूर्ण होता है पहला। 2 नंबर पे याद है आपको सिंटेक्स, संरचना जिसको बोलते हैं, विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण उसमें होता है। 3 नंबर पे हमने बोला था सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। 4 नंबर पे बोला था साइक प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। लेकिन इसके अलावा भी तो हमने आपको 6-7 बताए थे, याद है ना आपको। तो उसमें एक प्रतिक्रिया का नियम आया था जिसमें टीचर रिस्पॉन्स करता है बच्चों के लिए, तो सामाजिक प्रणाली का ही एक भाग है प्रतिक्रिया के नियम, ठीक है। और वैसे ही सहायक प्रणाली और फिर प्रयोग मूल्यांकन भी आ सकता है, तो कोई से भी तत्व आ सकता है। यहाँ पे ये 4 दे दिए, तो क्रम से आपको पता है सबसे पहले फोकस होगा, उद्देश्य होगा, इसमें फोकस है ही नहीं, इसलिए सबसे पहले 2 नंबर वाला सिंटेक्स हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बी किस में है, बी तो केवल इसी में है,
इसलिए बी, और बी के बाद सामाजिक प्रणाली होना चाहिए था, पर सामाजिक प्रणाली देखे इन्होंने पहले प्रतिक्रिया का सिद्धांत दे दिया, तो भी एक बात वही है। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस में एक टीचर बच्चों की अनुक्रियाओं पे क्या रिस्पॉन्ड करता है, इसका जिक्र रहता है, ठीक है ना। सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन सी सहायक सामग्री वगैरह हम यूज करते हैं, आईसीटी का यूज करते हैं, उनका जिक्र इसमें रहता है, ठीक है। सामाजिक प्रणाली में कक्षा कक्ष का इंटरेक्शन है। तो 136 में सबसे पहले हो गया सिंटेक्स या संरचना, 2 नंबर पे ए प्रतिक्रिया का सिद्धांत, 3 नंबर पे सामाजिक प्रणाली। तो एक ही बात है, सामाजिक प्रणाली को पहले देते तो भी ठीक था, प्रतिक्रिया और ये एक जैसी बात है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सबसे पहले सिंटेक्स। वैसे सबसे पहले सिंटेक्स नहीं है, फोकस है, पर इसमें सबसे पहले सिंटेक्स है। प्रतिक्रिया का सिद्धांत 2 नंबर हो गया, सामाजिक प्रणाली 3 नंबर, और सपोर्ट सिस्टम 4 नंबर। तो बै ए दै से पहला ऑप्शन राइट है। कितना आसान है, किसी और में बै है ही नहीं। तो जिस बच्चे को सिंटेक्स संरचना का पता था, हमसे सुना था, उसका सवाल वो व्याख्याता बन गया। आप सोचिए कितना आसान रहता है, पर आप कहाँ थे नहीं पता। 138 शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। पहला, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल करता है। शिक्षण अधिगम करता है, शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, बिल्कुल है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों नहीं है? आपके तो टॉपिक ही है डाइवर्जेंट लर्नर्स, तो ये बात गलत है, लिहाजा ये आंसर है। विधियों के चयन में उपयोगी है। ओके, तो 3 बातें सही हैं, एक बात गलत है, और जो सही नहीं है वही हमको ढूंढना है। तो 138 में 3 राइट आंसर है। 140 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था, कितना आसान पूछा है। 11 माह नहीं है, 11 वर्ष एवं उससे अधिक है। 141 का देखिए, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ध्यान देना, नहीं है। पहला, विद्यार्थियों को गति से सीखने पर बल देता है, बिल्कुल। प्रोग्राम लर्निंग याद है ना आपको, कितने बार बताया हमने आपको, अभी भी हमने डाला है प्रोग्राम लर्निंग 5 दिन 7 दिन पहले। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे पिछले 10 दिन के मेरे चैनल पे वीडियो जिस बच्चे ने देखे हैं, साइकोलॉजी में 100% स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो 99 जरूर कर पा रहा है। अभी भी मौका है आपके सामने, ठीक है। जिनका 17 तारीख को पेपर है, वो वापस वो सारे वीडियोस देख ले मेरे, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट मैंने डाले हैं, सॉल्यूशन डाले हैं, स्वगति। दूसरी, यह क्या पढ़ाया जाना, इसकी स्पष्टता पे बल देता है, बिल्कुल देता है। इसका मत है कि आधारभूत बातों को आरंभ में सिखाया जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए, नहीं, ये तो सब गेस्टाल्टवादियों की बात है। तो 141 में 4th राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक प्रश्न और रह गया, और वो है 145। यस, वो कौन सा है? 145। चलिए 145, और 145 क्या है? किशोर छात्रों को के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। मजा आता अगर शोधन सब्लिमेशन यहाँ पे ऑप्शन होता, पर इन्होंने इस तरह से दिया। छात्रों को दंड देना किसी को ठीक नहीं होता। माता पिता को सूचित करना, आप माता पिता को सूचित करेंगे तो फिर आप एक शिक्षक मित्र सहायक के रूप में क्या कर रहे हैं? उन्हें नजरअंदाज कर देंगे, ये तो कभी नहीं करेंगे। तीसरा सही जवाब हो जाएगा, छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर सुधार हेतु उपाय सुझाना। तो प्यारे बच्चों, छोटा सा नहीं है ये, छोटा सा इसलिए लग रहा है कि सब केवल हिंदी में था। 20 प्रश्न आपके राइट होने चाहिए। अगर आप हमारे बच्चे हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि सर हमारे 20 में से कितने राइट हुए हैं। और अभी मैं इंग्लिश वाला भी डालूंगा, और फिर अपन कल बहुत से पेपर हैं, तो जिनके 17 तारीख को पेपर हैं वो तो कल वाले मेरे सॉल्यूशन जरूर देखना, और जिनका कल ही पेपर है वो अब तक के मेरे 4-5 वीडियोस जरूर देख लेना, क्योंकि ये 40 नंबर साइकोलॉजी के आपको औरों से अलग कर देंगे। थैंक यू, शुक्रिया, बाय, धन्यवाद।